गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है विलियन। विलियन को हम लोगों ने अब तक काफी डिटेल के अंदर पढ़ लिया है और इससे पहले जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा हेनरी का नियम। और हेनरी के नियम के प्रभाव को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, फैक्टर क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्य विलयन का वाष्पदाब। द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब। तो द्रव्य विलयनों के अगर वाष्पदाब की हम बात करें तो सबसे पहले तो अपन ये सीखेंगे कि वाष्पदाब होता क्या है। ठीक है, वाष्पदाब क्या होता है। वाष्पदाब का मतलब अगर हम शब्द का मतलब निकालें तो वाष्प का दाब। ठीक है, ये मान लीजिए कोई वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव है इसका मतलब ये है, वाष्पशील होने का मतलब ये है कि इसकी वाष्प बनेगी। तो इसके जो अणु हैं ये वाले, ये अणु क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करके जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये अणु इस सतह को छोड़ देते हैं और सतह को जब छोड़ देते हैं तो इस प्रकार से ये सतह से ऊपर चले जाते हैं, वातावरण में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। वाष्पन, इसको वाष्पन कहते हैं या वाष्पीकरण कहा जाता है। अब देखिए कि अगर इसको हम बंद कर दें, इस पात्र को अगर हम बंद कर दें तो ये वाष्पन जो है, अब वाष्पन तो हो रहा है लेकिन ये अणु जो है वो टकराकर वापस क्या होंगे, इस जल के अंदर ही या इस द्रव के अंदर ही मिल जाएंगे। तो अब वो क्या है, जो वाष्प है वापस किस में बदलने लगी है, द्रव में बदलने लगी है। तो वाष्पन का उल्टा क्या होता है, संघनन होता है। संघनन। तो वाष्पन और संघनन जो है इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के व्युत्क्रम हुए। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन हो गया और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन हो गया। तो ये तो दो शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है। और जब भी इस कंटेनर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां आप देख रहे हो कि वाष्प बन रही है। अब जो ये कंटेनर जो है वो बंद है, पात्र जो है वो बंद है। तो ये जो कण है, अब ये कण ऊपर टकराएंगे, देखो यहाँ पर ये कण टकराएंगे दीवारों पर और दीवारों पे जब टकराएंगे तो वापस और उधर कहीं और जाने की तो जगह है नहीं, तो वापस आएंगे विलयन में। तो इस विलयन की दीवार के ऊपर, ये जो दीवार है, इस दीवार पर या इस सतह के ऊपर, दीवार की बजाय अपन सतह कह लेते हैं, तो सतह के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो ये वाष्प जो है वो इस सतह के ऊपर जो दाब पैदा कर रही है उस दाब को ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब। इसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो परिभाषा सुनिए इसकी वाष्प दाब की क्या होती है कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसी द्रव के सतह के ऊपर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। दोबारा सुनो, किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव की वाष्प के द्वारा उसी द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो ये वाष्प दाब का पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब देखिए, ये तो एक सामान्य हमने विलायक की बात करी है कि विलायक जो है या शुद्ध जल जो है उसका वाष्प दाब क्या होता है। हम आगे बात करेंगे ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। ये हमारा टॉपिक है, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई विलयन है जिसके अंदर विलायक जो है वो तो द्रव है और उसमें विलेय जो है वो ठोस है। यानी कि ये देखिए, ये विलायक है और इसके अंदर जो विलेय है वो क्या है, ठोस है।
ठीक है। तो मान लिया कि ये इसके अंदर विलेय के कण है, ठीक है। जो विलेय है वो अवाष्पशील है। तो इस द्रव के हम वाष्प दाब की बात करेंगे। ऊपर से एक कंटेनर बंद है, ये देखिए कंटेनर बंद है। अब एक चीज अपने को नोटिस करनी है कि जो विलेय है उसके जो अणु है विलायक के अणुओं के साथ कोई ना कोई क्रिया करेंगे, जिसकी वजह से जो ये विलेय है ये खुद तो वाष्पशील है ही, ये क्या करेगा विलायक के अणुओं को भी वाष्प में नहीं बदलने देगा। तो मान लिया एक एग्जांपल है, जैसे 100 विलायक के अणु हैं और 80 जो हैं 20 अणु जो हैं वो विलेय के हैं। तो यहां पर एक बात समझिए कि जो 20 विलेय के अणु हैं वो इस विलायक के 20 अणुओं को क्या कर देंगे, ऊपर नहीं जाने देंगे। उनके साथ तो उन्होंने क्रिया कर ली तो वो ऊपर नहीं जाएंगे। अब रह कितने गए हैं, इसमें से कितने रह गए, 80 रह गए। तो इसका मतलब 80 अणु जो है वो वाष्प पैदा करेंगे। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब विलेय जो है वो अवाष्पशील हो और जब उसको विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे देखिए शुद्ध विलायक में जो 100 अणु ऊपर जा रहे थे अब कितने जा रहे हैं, 80 जा रहे हैं। तो इसका मतलब वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहां देखिए कि यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट A हो और विलयन का वाष्प दाब PS हो, तो आप बताइए कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा या विलयन का। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का तो कम हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि P नॉट A माइनस क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। ठीक है। और इस अंतर को हम क्या कहेंगे, इस अंतर को क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब, इसको वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये ठोस और द्रव विलयन का अगर वाष्प दाब की बात करें और ठोस जो है वो अवाष्पशील हो तो वो क्या करेगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर हुई ये बात। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ठोस विलयन। ठोस विलय मिलाया था हमने, अब हम क्या करते हैं, ठोस की बजाय द्रव मिलाते हैं उसके अंदर। मतलब ये हुआ कि जो विलयन बनाया है उसके अंदर दोनों ही घटक क्या है, दोनों घटक द्रव है। तो देखो ये है, अब इसके अंदर हमने एक कंपोनेंट मिलाया, A मिलाया इसके अंदर, वो द्रव है और वाष्पशील है। फिर हमने इसी के अंदर B मिलाया, B भी क्या है, द्रव है और वो भी क्या है, वाष्पशील है। तो अब इसके हम वाष्प दाब की बात करते हैं। वाष्प दाब क्या होगा इसका, तो देखिए इसका जो कुल वाष्प दाब होगा, कंटेनर जो है उसको बंद कर दिया तो कुल वाष्प दाब होगा वो P = PA + PB होगा। यानी कि A जो है ये कौन सा दाब पैदा करेगा, PA, और B जो है उसका दाब होगा PB। इसको हम कहेंगे A का आंशिक दाब, इसको कहेंगे B का आंशिक दाब, और दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर क्या होगा, कुल वाष्प दाब होगा। तो ये द्रव विलयन का वाष्प दाब जो है वो इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब ये वाष्प दाब जो है ये वाष्प दाब वास्तव में जो घटक है, जो विलेय है, जैसे A का वाष्प दाब जो होगा वो A की मोल भिन्न के समानुपाती होगा और जो B का वाष्प दाब होगा वो B की मोल भिन्न के समानुपाती होगा।
और इसको मिलाकर ही एक नियम बनेगा जिसको कि हम राउल्ट का नियम कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राउल्ट के नियम जो है उसको हम समझेंगे। आज आपने वाष्प दाब के बारे में समझ लिया, द्रव द्रव विलयन के बारे में समझ लिया और ठोस द्रव विलयन के वाष्प दाब के बारे में समझ लिया। तो इसको आप लोगों ने